पेज नंबर 111, चैप्टर नंबर 18। 25 फरवरी 1931 को वायसराय ने गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य तथा कुछ अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को जेल से छोड़ दिया। उद्देश्य था प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस के निर्णय पर नेता लोग खुलकर आपस में बातें कर सकें। इससे जनता के मन में एक नई आशा जगी कि कांग्रेस और सरकार में कोई फैसला होने वाला है, और दूसरी बात यह है कि फैसले के परिणाम स्वरूप भगत सिंह और उनके साथियों का जीवन बच जाएगा। 17 फरवरी 1931 को गांधी जी वायसराय से पहली बार मिले और बातें 4 घंटे तक चली। गांधी जी एक मनुष्य की हैसियत से उन्हीं के शब्दों में मिले थे, पर कांग्रेस कार्य समिति ने उन्हें समझौते के पूर्ण अधिकार दे दिए थे। भगत सिंह मौत के पास जाते हुए भी देश की राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति पूरी तरह सजग एवं सचेत थे। उन्होंने गांधी जी के छूटने के ठीक 8वें दिन 2 फरवरी 1931 को देश के युवाओं के नाम एक महत्वपूर्ण संदेश लिखकर भेजा, जिसके महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार हैं। इस समय हमारा आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण परिस्थितियों में से गुजर रहा है। 1 साल के कठोर संग्राम के बाद गोलमेज कॉन्फ्रेंस ने हमारे शासन विधान में परिवर्तन के संबंध में कुछ निश्चित बातें पेश की हैं, और कांग्रेस के नेताओं को निमंत्रण दिया गया है कि वे आकर शासन विधान तैयार करने के काम में मदद दें। कांग्रेस के नेता इस हालत में आंदोलन स्थगित करने के लिए उद्यत दिखाई देते हैं। वे लोग आंदोलन स्थगित कर देने के हक में फैसला करेंगे या उसके खिलाफ, यह बात हमारे लिए महत्व नहीं रखती। यह बात निश्चित है कि वर्तमान आंदोलन किसी न किसी प्रकार के समझौते के रूप में होना लाजमी है। यह बात दूसरी है कि समझौता जल्दी हो जाए या देर से हो। वस्तुतः समझौता कोई ऐसी है या निंदनीय वस्तु नहीं है जैसा कि साधारणतया हम लोग समझते हैं, बल्कि राजनीतिक संग्रामों का समझौता एक आवश्यक अंग है। कोई भी कौम जो किसी अत्याचारी शासक के विरुद्ध खड़ी होती है, यह जरूरी है कि वह प्रारंभ में असफल हो और अपनी जद्दोजहद के मध्यकाल में इस प्रकार के समझौते के जरिए कुछ राजनीतिक सुधार हासिल करती जाए, परंतु वह अपनी चढ़ाई की आखिरी मंजिल तक पहुँचते पहुँचते अपनी ताकतों को इतना संगठित और दृढ़ कर लेती है कि उसका दुश्मन पर आखिरी हमला जोरदार होता है कि शासक लोगों की ताकतें उसके उस वार के सामने चकनाचूर होकर गिर पड़ती हैं। ऐसा भी होता है कि उस वक्त उसे दुश्मन के साथ कोई समझौता कर लेना पड़े। जिस बात को मैं बताना चाहता हूँ वह यह है कि समझौता भी ऐसा हथियार है जिसे राजनीतिक जद्दोजहद के बीच में कदम कदम पर इस्तेमाल करना भी आवश्यक हो जाता है। यह इसलिए कि एक कठिन लड़ाई से थकी हुई कौम को थोड़ी देर के लिए आराम मिल सके। इन सारे समझौतों के बावजूद जिस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए वह हमारा आदर्श है, जो हमेशा हमारे सामने रहना चाहिए। भारत की वर्तमान लड़ाई ज़्यादातर मध्यम श्रेणी के लोगों के बलबूते पर लड़ी जा रही है, जिसका लक्ष्य बहुत सीमित है। कांग्रेस दुकानदारों और पूंजीपतियों के जरिए इंग्लैंड पर अधिक दबाव डालकर कुछ अधिकार लेना नहीं चाहती है, परंतु जहां तक देश के करोड़ों मजदूरों और किसानों का संबंध है, उनका उद्धार इतने से नहीं हो सकता। यदि देश को लड़ाई लड़नी हो तो मजदूरों, किसानों और सामान्य जनता को आगे लाना होगा। उन्हें लड़ाई के लिए संगठित करना होगा। नेता उन्हें आगे लाने के लिए अभी कुछ नहीं कर सके हैं। इन किसानों को विदेशी हुकूमत के जुए के साथ साथ भूपतियों के जुए से भी उद्धार पाना है, परंतु कांग्रेस का उद्देश्य यह नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस के लोग पूर्ण क्रांति नहीं चाहते। मैं यह भी कहता हूं कि कांग्रेस का आंदोलन किसी न किसी समझौते या असफलता के रूप में ख़त्म हो जाएगा। इन सब अवस्थाओं पर विचार करके मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि
सबसे पहले हमें सारी अवस्थाओं का चित्र साफ तौर पर अपने सामने अंकित कर लेना चाहिए। मैं यह मानता हूँ कि समझौते का अर्थ कभी आत्मसमर्पण पर या पराजय स्वीकार करना नहीं, किंतु एक कदम आगे बढ़ना और फिर कुछ आराम करना है। साथ ही साथ यह भी समझ लेना चाहिए कि समझौता इससे अधिक और कुछ नहीं है। वह अंतिम लक्ष्य और हमारे लिए अंतिम विश्राम का स्थान नहीं है। यह बात प्रसिद्ध है कि मैं आतंकवादी टेररिस्ट रहा हूँ, परंतु मैं आतंकवादी नहीं हूँ। मैं एक क्रांतिवादी रिवॉल्यूशनरी हूँ, जिसके कुछ निश्चित विचार, निश्चित आदर्श और एक लंबा कार्यक्रम है। मुझे यह दोष दिया जाएगा, जैसा कि लोग राम प्रसाद बिस्मिल को भी देते थे, कि फांसी की काल कोठरी में पड़े रहने से मेरे विचार में कोई परिवर्तन आ गया है, परंतु ऐसी बात नहीं है। मेरे विचार अब भी वही हैं और मेरा लक्ष्य अब भी वही है जो जेल से बाहर था। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हम बम और पिस्तौल से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। यह बात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के इतिहास से आसानी से मालूम हो जाती है। केवल बम फेंकना न सिर्फ व्यर्थ है बल्कि बहुत बार हानिकारक भी है। उनकी आवश्यकता किन्हीं खास अवस्थाओं में ही पड़ा करती है। हमारा मुख्य लक्ष्य मजदूरों और किसानों का संगठन होना चाहिए। सैनिक विभाग दल का युद्ध सामग्री को किसी खास मौके के लिए केवल संग्रह करता रहे। यदि युवक इसी प्रकार प्रयत्न करते जाएंगे तब एक साल में स्वराज्य तो प्राप्त नहीं होगा, किंतु भारी कुर्बानी और त्याग की कठिन परीक्षा में से गुजरने के बाद वे अवश्य विजयी होंगे। इनकलाब जिंदाबाद। चैप्टर 19। 3 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ परिवार वाले अंतिम बार मिले। उस दिन की मुलाकात में माता पिता थे, दादाजी थे, चाची थी और भाई थे। सबसे अधिक अधीर थे दादा सरदार अर्जुन सिंह, जिन्होंने इस वंश में क्रांति का पौधा रोपा। वे भगत सिंह के पास एक बार आए और उन्होंने उनके सिर पर हाथ फेरा, जैसे भगत सिंह एक छोटे से बालक हों। उन्होंने कुछ कहने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिल इतना भरा था कि बोल होठ के बाहर आ ही न सके। पास खड़े रहना उनके लिए असंभव हो गया। वह दूर जा खड़े हुए। आँखों से बरसात होती रही। भगत सिंह ने अपनी माँ से कहा, बेबे जी, दादाजी अब ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे। आप बंगा जाकर इनके पास ही रहना। सबसे इन्होंने अलग अलग बात की, सबको धीरज दी, सांत्वना दी। अतः अंत में बेबे जी को पास बुलाकर हंसते हंसते पूरी मस्ती भरी आवाज़ में कहा, लाश लेने आप मत आना, कुलबीर को भेज देना। कहीं आप रो पड़ी तो कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही है। कहकर वे इतने जोर से हंसे कि जेल के अधिकारी उन्हें फटी फटी आंखों से देखते रह गए। चैप्टर 20। और फिर आई 23 मार्च 1931 की ऐसी भोर जब आकाश खून से रंगा हुआ था। भगत सिंह के 23 वर्ष 5 महीने और 26 दिन बीत चुके थे और 27वां दिन प्रारंभ हो रहा था। एडवोकेट प्राणनाथ मेहता के हाथों उन्होंने लेनिन का जीवन चरित्र मंगाया था और पूरी तन्मयता के साथ उसे पढ़ रहे थे। मौत का दिन आ गया था। भगत सिंह एकदम निश्चिंत थे, लेकिन लाहौर सेंट्रल जेल में एक आदमी बहुत बेचैन था। वे थे लाहौर सेंट्रल जेल के बड़े जेलर खान बहादुर मोहम्मद अकबर। उनका दिल बार बार ऐंठ उठता। बेचैन आवाज़ उनके मुंह से निकली, कौन जान सकता है कि मुझ पर इस समय क्या बीत रही है। आप नहीं जानते भगत सिंह मेरे लिए क्या हैं। भगत सिंह ने रसगुल्ले मंगा कर खाए और पूरे मस्त रहे, जैसे कोई बात ही न हो। सूरज पूरी ऊंचाई पर पहुंच चुका था और भगत सिंह भी अपनी ज़िंदगी के चरमोत्कर्ष क्षणों में थे। सब कैदी इस समय बाहर थे। असिस्टेंट जेलर ने सबसे अपनी अपनी जगह बंद हो जाने को कहा, पर यह बंद होने का समय नहीं था। अभी तो पूरी दोपहर भी न ढली थी। सब चौंके, सब समझ में न आया बात क्या है। ऊहापोह की स्थिति में खड़े सोचने लगे, बंद होना चाहिए या नहीं।
तभी बड़े जेलर मोहम्मद अकबर अकेले 14 नंबर की बैरक के सामने आकर खड़े हो गए। बेहद तनाव था उनके दिल दिमाग पर। उनके मन में जाने कैसा अंतर्द्वंद मचा हुआ था। उनके मुंह से आप ही आप निकला, हाँ बंद न हो, जो होगा मैं देख लूँगा। इसी स्थिति में वे लौट गए। सब कैदी अपनी अपनी जगह पर बंद हो गए। जो कभी नहीं हुआ था वह अब हो रहा था। जो जेल शाम को बंद होती थी वह दोपहर में ही बंद कर दी गई थी। श्री वीरेंद्र संपादक प्रताप के शब्दों में, जिस दिन भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया, मैं भी लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद था। फांसी से पहले एक ऐसी घटना हुई जो मेरे दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए अपना प्रभाव छोड़ गई कि सरदार भगत सिंह किस मजबूत इरादे के इंसान थे। लाहौर सेंट्रल जेल में उन दिनों चीफ वार्डर एक रिटायर्ड फौजी हवलदार सरदार चतर सिंह था। 3 बजे के लगभग उसे यह सूचना दी गई कि आज शाम को इन तीनों को फांसी दी जाए, इसलिए वह अपने हिस्से की व्यवस्था पूरी कर लें। चतर सिंह एक मधुर स्वभाव और ईश्वर भक्त मनुष्य था। सुबह शाम वह गुरुवाणी का पाठ किया करता था। उसे जब मालूम हुआ कि भगत सिंह की ज़िंदगी के कुछ ही घंटे बाकी हैं तो वह सरदार भगत सिंह के पास गया और कहने लगा, बेटा अब तो आखिरी वक्त आ गया, मैं तुम्हारे बाप के बराबर हूँ, मेरी एक बात मान लो। सरदार भगत सिंह ने हंसकर कहा, कहिए क्या हुक्म है। सरदार चतर सिंह ने जवाब दिया, मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है कि आप आखिरी वक्त में तो वाहेगुरु का नाम ले लो और गुरुवाणी का पाठ कर लो। यह लो गुटका तुम्हारे लिए लाया हूँ। सरदार भगत सिंह जोर से हंस पड़े। तब कहा, आपकी इच्छा पूरी करने में तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती अगर कुछ समय पहले आप कहते। अब जबकि आखिरी वक्त आ गया है, मैं परमात्मा को याद करूं तो वह कहेंगे कि यह बुज़दिल है। तमाम उम्र तो इसने मुझे याद नहीं किया, अब मौत सामने नज़र आने लगी तो मुझे याद करने लगा है। इसलिए बेहतर यह होगा कि मैंने जिस तरह पहले ज़िंदगी गुजारी है उसी तरह मुझे इस दुनिया से जाने दीजिए। मुझ पर यह इल्ज़ाम तो कई लोग लगाएंगे कि मैं नास्तिक था और मैंने परमात्मा में विश्वास नहीं किया, लेकिन यह तो कोई नहीं कहेगा कि भगत सिंह बुज़दिल और बेईमान भी था और आखिरी वक्त मौत को सामने देखकर उसके पैर लड़खड़ाने लगे। वह लेनिन का जीवन चरित्र पढ़ रहे थे। वह कुछ ही पन्ने पढ़ पाए थे कि उनकी काल कोठरी का दरवाज़ा खुला। जेल के अधिकारी अपनी चमत्कार यूनिफॉर्म पहने खड़े थे। सरदार जी, फांसी लगाने का हुक्म आ गया है, आप तैयार हो जाएं। भगत सिंह के दाहिने हाथ में पुस्तक थी। उन्होंने पुस्तक पर से बिना आंखें उठाए बायां हाथ उन लोगों की ओर उठा दिया। ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। आवाज़ में इतना रोब था कि जेल अधिकारियों को फिर कुछ कहने का साहस न हुआ। कुछ पैराग्राफ पढ़कर भगत सिंह ने पुस्तक छत की ओर उछाल दी और उछल कर खड़े हो गए। चलो। काल कोठरी में कई चेहरे थे। इनमें जेल अधिकारियों के चेहरे थे जिनमें किसी की जान लेने की शक्ति थी और एकदम कैदी का भी चेहरा था जो मरने जा रहा था। सत्ताधारियों के चेहरे उदास थे, सत्ताहीन का चेहरा खुशी से दमक रहा था। हमारे हाथों में हथकड़ियाँ न लगाई जाएं और हमारे चेहरों पर कंटोप न ढके जाएं। भगत सिंह की यह बात मान ली गई। भगत सिंह ने बहुत भावविभोर होकर एक बार अपनी कोठरी को ध्यान से निहारा और वे कोठरी से बाहर आ गए। सुखदेव और राजगुरु भी अपनी कोठरियों से आ गए थे। तीनों ने एक दूसरे को देखा और हंसकर एक दूसरे को गले लगाया। अब भगत सिंह बीच में थे, सुखदेव उनके बाएं और राजगुरु दाएं। भगत सिंह ने अपनी दाईं भुजा राजगुरु की बाईं भुजा में डाली और बाईं भुजा सुखदेव की दाईं भुजा में।
क्षण भर तीनों रुके और तब भगत सिंह ने गाना आरंभ किया। दिल से निकलेगी न मरकर वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। पलक झपकते तीनों स्वर एक हो गए। इन सम्मिलित स्वरों में कंठों का माधुर्य था। तीनों झूमकर गा रहे थे। वातावरण में चारों ओर आंसू बरस रहे थे, लेकिन इनके चारों ओर मुस्कान छलक रही थी। आगे आगे कुछ वार्डर चले, अगल बगल जेल अधिकारी, पीछे कुछ और वार्डर और बीच में क्रांति के अमरदूत। वार्डर ने आगे बढ़कर फांसी का काला दरवाज़ा खोला। भीतर लाहौर का अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर नियमानुसार खड़ा था। वह इन तीनों को खुले देखकर जरा परेशान हुआ, पर मोहम्मद अकबर ने उन्हें आश्वस्त कर दिया। तभी भगत सिंह उनकी ओर मुखातिब हुए। उनकी आंखों में खुशी की चमक थी, आवाज़ में एक देवदूत जैसी गंभीरता। वेल मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टुडे सी हाउ इंडियन रेवोल्यूशनरीज कैन एम्ब्रेस डेथ विद प्लेजर फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल। मजिस्ट्रेट साहब महोदय, आप भाग्यशाली हैं कि आज अपनी आँखों से यह देखने का अवसर पा रहे हैं कि भारत के क्रांतिकारी किस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक अपने सर्वोच्च आदर्श के लिए मृत्यु का आलिंगन कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर भगत सिंह की आवाज़ की सच्चाई से पानी पानी हो गया। अब भगत सिंह और उनके साथी फांसी के मंच की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। सचमुच इस मंच ने ऐसे पैर कभी न देखे थे, जिनमें कंपकपी न थी, लड़खड़ाहट नहीं, वरन उनमें इतनी दृढ़ता थी कि धरती काँप जा रही थी। 3 फंदे लटक रहे थे। तीनों वीर उसी क्रम से उनके नीचे खड़े हो गए। बीच में भगत सिंह, बाएं सुखदेव और दाएं राजगुरु। तीनों एक साथ गरजे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तीनों ने अपना अपना फंदा पकड़ा और उसे चूमकर अपने ही हाथ से गले में डाल लिया। भगत सिंह ने पास खड़े जल्लाद से कहा, कृपया कर इन फंदों को आप ठीक कर लें। जल्लाद ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे स्वर नहीं सुने थे। वह एकदम थरथरा गया। कांपते हाथों और डबडबाई आंखों से उसने फंदे ठीक किए। नीचे आकर चरखी घुमाई, तख्ता गिरा और तीनों वीर भारत माता को अर्पित हो गए। यह संध्या 7:33 का समय था। लेकिन क्या ये मरे हैं? भारत के चप्पे चप्पे में आज भी इनकी आत्मा डोल रही है और आने वाले वक्त में भी हमेशा डोलती रहेगी। चैप्टर 21। अंग्रेजी सरकार अपनी शैतानी ताकत के सहारे जहाँ तक जा सकती थी जा चुकी थी और भगत सिंह का राष्ट्रीय अभिमान से उभरा सिर झुकाने के लिए जो कुछ कर सकती थी कर चुकी थी। फिर भी वह सिर झुका न था, टूटकर इतना उभर गया था कि एक विशाल राष्ट्र का महान सिर बन गया था। तब वह सरकार खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की कहावत के अनुसार अपने आप से लड़ने लगी थी। उसने फांसी दिए हुए भगत सिंह को एक बार फिर फांसी देने का इरादा बांधा और उनकी तथा उनके साथियों की लाशों को काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये टुकड़े बोरियों में भरे गए, पर मरी हुई देहों के कटे हुए ये टुकड़े भी इतने ताकतवर थे कि उन्हें जेल के मुख्य द्वार से बाहर लाने की हिम्मत अंग्रेजी फौजी अफसरों को न हुई। वे इन बोरियों को पीछे के छोटे दरवाजे से अपने ट्रक तक ले गए और उन्हें ट्रक में लादकर इस तरह भागे जैसे कोई चोर हड़बड़ाया हुआ भाग रहा हो। यही वह दरवाज़ा था जिससे भगत सिंह और उनके साथी सरफरोशी की तमन्ना का गीत गाते हुए अदालत में आया करते थे। लाहौर सेंट्रल जेल में जब यह सब हो रहा था, मोरी गेट के बाहर हजारों आदमी एक जलसे में बैठे भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह का भाषण सुन रहे थे। वहीं फांसी हो जाने की खबर मिली। लोग भड़क उठे।
सरदार जी ने उन्हें रोककर स्वयं जेल की ओर कदम बढ़ाए। रोकने पर भी काफ़ी लोग उनके पीछे गए, पर अब वहाँ क्या रखा था। ट्रक तेजी से कसूर पहुँचा और पहले से ही की हुई व्यवस्था के अनुसार वहाँ से एक सिख ग्रंथी और एक हिंदू पंडित को लेकर फिरोजपुर के पास सतलुज के किनारे जा पहुँचा। ट्रक से लाशों के बोरे उतारे और मिट्टी के तेल के डिब्बे भी। लाशें जलने लगी। वह उजड़ क्षेत्र रोशनी से चमक उठा। ग्रंथी और पंडित दूर खड़े स्तब्ध भाव से यह सब देख रहे थे। तेज आंधी की तरह खबर लाहौर से फिरोजपुर पहुंच गई, यह भी कि लाशों का ट्रक फिरोजपुर की ओर गया है। खबर पाते ही फिरोजपुर के हजारों लोग मशाले लिए इधर उधर चल पड़े। वे उस तेज रोशनी की ओर बढ़े। फौजी लोग रोशनी को अपनी ओर आते देख घबराए। उन्होंने बेलचों के सहारे लाशों के अधजले टुकड़े सतलुज में फेंक दिए और इधर उधर की रेत से जगह को ढांपकर अपना ट्रक ले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल लोगों ने जमीन की गर्मी से उस जगह को खोज लिया और खून से सने पत्थर और लाशों के टुकड़े उठा लिए। उसी दिन लोगों ने सुबह ही सुबह लाहौर में सरकारी पोस्टर चिपके हुए देखे कि सिख ग्रंथी और हिंदू पंडित के द्वारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का अंतिम संस्कार कर दिया। इस तरह अंग्रेजी सरकार ने अपने ही बनाए तमाम कानून का उल्लंघन करते हुए भगत सिंह का नामो निशान मिटा दिया। पर हुआ यह कि देश के हर निवासी का हृदय एक मंदिर बन गया और उनकी प्रतिमा हमेशा हमेशा के लिए उनमें प्रतिष्ठित हो गई। देश का कोई नगर नहीं बचा जहां जुलूस नहीं निकले, जलसे नहीं हुए, और देश का कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहां भगत सिंह का नारा इनकलाब जिंदाबाद नहीं गूंजा। अपने बाप का बेटा भगत सिंह मर गया था, पर अपने राष्ट्र का वीर पुत्र भगत सिंह जी उठा था। भगत सिंह की मरण साधना सफल हो गई थी, क्योंकि उनकी शहादत पर देश की जनता शोक विहल हो क्रोध से उफन उठी थी। सरदार भगत सिंह ने इस चमत्कारी और जादू भरे प्रभाव से सरकार परेशान हो गई थी। हर दिल में उनका नाम था तो हर मकान और दुकान पर उनका चित्र विराजमान था। कैलेंडरों में उनकी तस्वीर थी और अखबारों के मुख्य पृष्ठ उनके चित्र से सुसज्जित थे। दिलों में उनका चेहरा था तो पोस्टरों में उनकी छाप थी। यहाँ वे थे, वहाँ वे थे, वे ही वे थे। वे कहाँ थे, यह उलझाने वाला प्रश्न है। यही प्रश्न यह है कि वे कहाँ नहीं थे। उनकी यह व्यापकता अंग्रेज दिमाग को किस तरह झंझना रही थी। भगत सिंह के चित्र जब्त कर लिए गए थे, चाहे वे कहीं भी छपे हों, और वे पर्चे, पोस्टर और पुस्तकें भी जिनमें भगत सिंह की चर्चा थी। भगत सिंह को लाहौर के फांसी घर में फांसी लग चुकी थी, पर अंग्रेज सरकार उन्हें देश की ज़मीन के हर टुकड़े पर फांसी देने में लगी हुई थी। कितनी बेचैन थी वह कितनी बौखलाई हुई थी। होशियारपुर का अंग्रेज सुपरिटेंडेंट घोड़े पर जा रहा था। दूर से उसने एक पनवाड़ी की दुकान पर भगत सिंह की तस्वीर देखी। वह घोड़े से कूदकर दौड़ते हुए दुकान पर पहुंचा और उसे खींचकर उसने नीचे पटक दिया। उछलकर वह उस पर खड़ा हो गया और बहुत देर तक पैरों से मसलता रहा। लोग भौचक्के होकर देखते रहे। क्या वह किसी पागल से कम था? मार्च 1931 के अंत में कराची में कांग्रेस का जो अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ, उसमें पहला प्रस्ताव भगत सिंह के संबंध में ही था। उसमें प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक हिंसा से अपने आप को अल्पित रखते हुए उनका विरोध करते हुए भगत सिंह और उनके साथियों की वीरता और आत्मत्याग की प्रशंसा की गई थी। उपयुक्त शब्दों का वहाँ पर विरोध हुआ था, पर भगत सिंह के महान पिता किशन सिंह मंच पर उपस्थित थे और इस प्रस्ताव पर बोले भी थे। युवक कांग्रेस में जब यह प्रस्ताव आया तो उसमें से वे शब्द निकाल दिए गए थे, पर भगत सिंह के बलिदान की सबसे बड़ी उपलब्धि तो थी कांग्रेस में मनुष्यों के मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव।
जिसमें समाज की आर्थिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया था। भगत सिंह ने अपने वक्तव्यों में, नारों में और दूसरे पोस्टरों आदि में मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण करने वाली समाज व्यवस्था पर जो हथौड़े मारे थे, इस प्रस्ताव में उनकी निश्चित प्रतिध्वनि थी। कराची कांग्रेस में गांधी जी अपनी लोकप्रियता के सर्वोच्चतम शिखर पर थे। वहां गांधी जी के दर्शन के लिए 4 आने का टिकट खरीदकर एक विशेष समारोह में जो दर्शक आए थे, उनकी संख्या 40,000 की थी और उनसे 10,000 रुपये प्राप्त हुए थे। पर कांग्रेस के इतिहास लेखक और कांग्रेस के एक बड़े नेता श्री पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है, यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि भगत सिंह का नाम भारत भर में इतना ही लोकप्रिय था जितना गांधी जी का। फिर यह बात भी स्पष्ट है कि तब से समय की आंधियों ने इतनी धूल उड़ाई है कि प्रतिष्ठा के अनेक स्तूप उसमें दब गए हैं। पर भगत सिंह की लोकप्रियता आगे आगे और आगे बढ़ती चली गई थी, बढ़ती चली जा रही है। इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उस प्रतिदिन पुष्ट होती हुई लोकप्रियता का रहस्य क्या है। इसका क्या कारण है कि भगत सिंह शहीद हुए, हंसते हंसते फांसी चढ़े। यह कारण उचित है, पर भगत सिंह से पहले, उनके साथ और उनके बाद भी बहुत से देशभक्त हंसते हंसते फांसी चढ़े हैं। इसलिए हमें भगत सिंह की लोकप्रियता का रहस्य खोजने के लिए गहराई में उतरना पड़ेगा। हर देश का एक सामूहिक स्वभाव होता है, रुचि होती है, सम्मान होता है। हमारे देश के स्वभाव, रुचि और सम्मान के अनुसार हमारे मन में पूजित होता है, संत आदर पाता है, वीर और लोकप्रिय होता है। नेता संत की शक्ति उसका आचरण है, वीर की शक्ति उसका आक्रमण है और नेता की शक्ति उसका निर्देशन है। भगत सिंह के मृत्यु के प्रति निर्लिप्तता में, जिसका गहरा अर्थ है समष्टि के लिए व्यष्टि का स्वेच्छा से समर्पण, संत सिद्ध हुए, शत्रु पर आक्रमण करने में वीर सिद्ध हुए और शब्दों एवं कार्यों के द्वारा आक्रमण पर आक्रमण की योजना बनाने और उसे जनता को प्रबुद्ध एवं प्रशिक्षित करने में नेता सिद्ध हुए। उनकी असाधारण लोकप्रियता का यही रहस्य है। अपनी अपनी मात्रा में, अपनी अपनी जगह और अपने अपने ढंग पर इस तरह की लोकप्रियता, जागरण एवं संघर्ष की इस शताब्दी में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री को प्राप्त हुई। भगत सिंह के व्यक्तित्व को हम एक और दृष्टि से भी देखें। बूढ़े आदमी शिष्ट को पसंद करते हैं, युवक वीर को और युवतियां सजीव हंसमुख को। भगत सिंह शिष्ट थे, वीर थे, हंसमुख थे, इसलिए उन्हें व्यापक रूप में उस श्रेणी की लोकप्रियता मिली जिसमें एक प्रकार का देवत्व आ जाता है, या जिसे हम चालू भाषा में हीरो शब्द से प्रकट करते हैं। श्री शिव वर्मा ने इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। समस्त वीरों में भगत सिंह को बलिदान का प्रतीक क्यों माना जाता है? महान वीरों की पंक्ति में वे ही क्यों सबसे अधिक सम्मान, सबसे अधिक स्नेह और प्रेम के पात्र समझे जाते हैं? भारत में समाजवादी आंदोलन के महान नेता स्वर्गीय आचार्य नरेंद्र देव ने इसका उत्तर इन शब्दों में दिया है। भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारियों में यह एक बड़ा अंतर है कि उन्होंने असाधारण रूप से इस बात की घोषणा की कि भारत को गुलामी के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार प्राप्त है। उनका शौर्य एक विशेष वस्तु है जो हमारे लिए सदा एक प्रेरक उदाहरण रहेगा। जो राष्ट्र दीर्घकाल तक पराधीन था, उसमें राष्ट्रीय तत्व शेष नहीं रह गया था। जो यह सोचता था कि विदेशी शक्ति का मुकाबला करने का साहस मुझ में नहीं है, और जो अंग्रेज़ों का चेहरा देखकर भयभीत हो जाता था, उस राष्ट्र के लिए शूरवीरता के ऐसे उदाहरण प्रिय क्यों न हों। भगत सिंह का नाम सुनते ही हृदय में बिजली सी कौंध जाती है। थोड़ी देर के लिए मानवीय दुर्बलताएं दूर हो जाती हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को भावुकता के एक नए संसार में पाता है। चैप्टर 22। एक सवाल उठता है, क्या भगत सिंह जन्मजात क्रांतिकारी थे? क्या वे पैदाइशी नेता थे?
यह जन्मजात क्या चीज़ है? अमुक आदमी जन्मजात लेखक है, अमुक आदमी जन्मजात वैज्ञानिक है। इस प्रकार के वाक्य बहुत के साथ जोड़े गए हैं, पर इनका सार क्या है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस महत्व को हम इस प्रश्न से साफ साफ अनुभव कर सकते हैं कि क्या कोई व्यक्ति अपने जन्म से पहले भी कुछ सीख सकता है? किसी प्रकार की मनोवृत्ति अपने से मानव से ग्रहण कर सकता है? भारत के दर्शन में एक उत्तर दिया, पुनर्जन्म। जब हम जन्म लेते हैं तो क्या नया शरीर धारण करते हैं, पर हमारी आत्मा, हमारे जीवन की चैतन्य शक्ति नई नहीं होती। वह पहले अनेक बार शरीर धारण कर जीवन भोग चुकी होती है। उन जीवनों के कर्म संस्कार उसके साथ होते हैं जो इस जीवन में उसे प्रभावित प्रेरित करते हैं। यह दर्शन की बात है, विश्वास की बात है। जिनका विश्वास इस पर टिक जाए उनके लिए सब कुछ है, जिनका विश्वास न टिके उनके लिए कुछ नहीं है। भारतीय साहित्य में इसका एक और समाधान है, वह है अभिमन्यु। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जब अपनी माता के गर्भ में था तो अर्जुन ने एक दिन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की विधि सुनाई। चक्रव्यूह को तोड़कर उसमें घुसने की बात सुभद्रा ने ध्यान से सुनी, पर उससे बाहर निकलने की बात जब वे सुना रहे थे तो सुभद्रा सो गई। इसी कारण महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु कौरवों के बनाए चक्रव्यूह में घुस तो गया पर निकल नहीं सका, वहीं मारा गया। महाकाव्य भारतकार की यह कथा कहती है कि जन्म से पहले भी मनुष्य वातावरण का प्रभाव ग्रहण करता है। पाकिस्तान के संस्थापक और भारत के बंटवारे के विधाता श्री मोहम्मद अली जिन्ना की मनोवृत्तियों का एक चमत्कारी विश्लेषण हुआ था। जिन्ना काठियावाड़ की खोजा जाति में जन्मे थे। यह जाति हिंदुओं की एक उपजाति थी। इसकी श्रद्धा एक मुसलमान संत में हो गई। हिंदू इसे गैर मानने लगे, पर इस जाति के लोगों का मानसिक स्तर हिंदू ही रहा। हिंदुओं जैसा नाम आपस में मिलने पर हिंदुओं जैसा ही अभिवादन, सलूनों के त्योहार पर घरों पर राम राम लिखना, गोबर से घर को लीपना और हिंदू पंडित को बुलाकर विवाह कराना। गुरु मुसलमान, जीवन आचार हिंदू, यही रूप था इन लोगों की सामाजिक जिंदगी का। 19वीं शताब्दी में खोजा जाति में कुछ ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने अपने सामाजिक जीवन के इस द्वेष को समझा और प्रयत्न किया कि पूरी तरह हिंदू बनकर रहा जाए। उन्होंने अपनी जाति में बात चलाई तो उसे सभी तरह से समर्थन मिला। तब हिंदू समाज के कर्णधारों से कहा गया कि वे हमें ग्रहण करें, हम उनके ही हैं। बात शास्त्रों पर पहुँची। शास्त्रों के सर्वे सर्वा थे पंडित लोग। पंडितों की राजधानी थी काशी। काशी के पंडितों से इस पर व्यवस्था मांगी गई। उन्होंने व्यवस्था दी। खोजा लोग हिंदुओं में स्वीकार नहीं किए जा सकते। खोजा जाति में इसकी बहुत तीव्र प्रतिक्रिया हुई। हिंदू मत के जो चिन्ह जाति में थे उन्हें तेजी से हटाया गया, नाम बदले गए, दरवाज़ों से राम नाम मिटाए, पंडितों की जगह मौलवी ने ली। खोजा जाति ने हिंदुओं से पूर्ण विच्छेद की नीति अपना ली। जब यह प्रतिक्रिया अपने पूरे उग्र रूप में काम कर रही थी तब जिन्ना का जन्म हुआ और इस प्रकार जिन्ना जन्मजात पृथकतावादी हिंदू विरोधी बने। अभिमन्यु और जिन्ना के उदाहरण कहते हैं कि मनुष्य अपने जन्म से पहले भी मनोवृत्तियां ग्रहण करता है। अनुभवों और लोक कथाओं में इसके और भी उदाहरण मिलते हैं। यही पृष्ठभूमि है इन प्रश्नों की। क्या भगत सिंह जन्मजात क्रांतिकारी थे? क्या भगत सिंह पैदाइशी नेता थे? हाँ, भगत सिंह जन्मजात क्रांतिकारी थे और पैदाइशी नेता भी। उन्हें किसी ने क्रांतिकारी बनाया नहीं, वे पैदा ही हुए थे क्रांति का नेतृत्व करने के लिए। राजभक्ति की नरम राजनीति ने जब गर्म राजद्रोह की ओर लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में पहली अंगड़ाई ली तो सरदार किशन सिंह और सरदार अजीत सिंह उनके सीधे संपर्क में आए। महाराष्ट्र से लौटकर वे दोनों अपने छोटे भाई सरदार स्वर्ण सिंह से मिले और अन्य बहुत से मित्रों की एक गोष्ठी में तीनों ने देशव्यापी कार्य क्रांति की योजना पर विचार विमर्श किया। दो बातें सामने आई।
क्रांतिकारी संस्था का संगठन और ऐसे पुत्रों का जन्म जो आगे चलकर क्रांति का नेतृत्व करें। सरदार अजीत सिंह का यह वाक़या भगत सिंह के वंश की धरोहर है। संस्था का काम हम सब करेंगे, पर दूसरा काम हमारे खानदान में तो भाई साहब सरदार किशन सिंह ही कर सकते हैं। क्या भगत सिंह के जन्म से पहले ही उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व का शिलान्यास न था? सरदार किशन सिंह के पिता सरदार अर्जुन सिंह राष्ट्रीय आर्य समाजी क्रांति उस युग के वातावरण में हम देखें बाद के नहीं के उग्र नेता थे। वे हवन के बाद वीर पुत्रों के लिए भगवान से नित्य प्रार्थना किया करते थे। कौन नहीं मानेगा कि इस वंश में विशेष वातावरण बनता था। भारत माता सोसाइटी की स्थापना हुई, उसके जलते दहकते कार्यक्रम चालू हो गए। अंग्रेज सरकार कांपी और तीनों भाइयों पर खड़ह प्रपस्त हुई। सरदार किशन सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह जेल भेजे गए। सरदार भगत सिंह का घर श्री सूफी अम्बा प्रसाद, श्री लाला हरदयाल और श्री लाला लालचंद जैसे प्रतिभा पुत्रों और क्रांतिवीरों के लिए चौपाल बन गया। जिन दिनों उस घर में हर समय क्रांति की चर्चा होती थी, बलिदान के गीत गाए जाते थे, उन्हीं दिनों भगत सिंह अपनी माता के गर्भ में थे। जो चिंगारियां चारों ओर बोई जा रही थी, क्या उनके अंकुर भगत सिंह के मानस क्षेत्र में अंकुरित नहीं हुए होंगे? भाग्य का कैसा संकेत है, इतिहास का कैसा चमत्कार है कि जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ, ठीक उसी दिन सरदार अजीत सिंह का निर्वासन समाप्त हुआ। सरदार किशन सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह जेल से छूटे। क्या भाग्य की यह स्पष्ट घोषणा न थी कि आज विद्रोह प्रणेताओं के घर गुलामी का विजेता और क्रांति का महान नेता जन्मा है। इसी पृष्ठभूमि में हम कह सकते हैं कि भगत सिंह जन्मजात नेता थे। चैप्टर 23। किसी के व्यक्तित्व को सही सही परखने के लिए स्वभाव भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक आदमी परिस्थितियों के प्रभाव से या आवेश में आकर कोई अद्भुत काम कर सकता है, पर इस काम को हम उसका व्यक्तित्व नहीं कह सकते। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। एक आदमी बेहद कंजूस था। एक बार उसका इकलौता बेटा बीमार पड़ा, पर उसने डॉक्टर को नहीं बुलाया। धर्मार्थ औषधालयों से लाकर वह उसे दवा पिलाता रहा, पर एक बार उसने प्रतिक्रिया का शिकार होकर एक मंदिर बनवाने में कई हजार रुपये खर्च कर दिए। बात साफ है कि यह मंदिर उसके व्यक्तित्व को दानी नहीं बना सकता, क्योंकि उसका स्वभाव तो कंजूस ही है। भगत सिंह के क्रांतिकारी साहसी व्यक्तित्व को एक ओर रखकर हम उसके व्यक्तित्व को स्वभाव के शीशे में देखें तो वे एक सरस, सजीव, मसखरे, सहृदय, संतुलित और उदार मानव थे। स्वभाव को परखने के लिए प्रतिदिन के जीवन को परखना ही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि वह बनावटीपन से बचा हुआ अपने मूल रूप में हमारे सामने होता है। पैतृक संस्कार, गंभीर अध्ययन और निरंतर चिंतन ने उन्हें सुलझे हुए विचारों का राजकुमार बना दिया था। उनकी निर्णय शक्ति बहुत शानदार थी। वे बात की तह तक पहली ही नज़र में पहुंच जाते थे। आने वाली परिस्थितियों को इतने विस्तार से आंक लेते थे कि उठने वाली परिस्थितियों का समाधान पहले से ही उनके पास रहता था। इसके होते हुए भी वे जिद्दी या कट्टर नहीं थे। किसी भी बात पर वे किसी के साथ भी बातचीत करने को, अपना दृष्टिकोण समझाने को और दूसरों को समझने को सदा तैयार रहते थे। उनकी बात ही उनकी दृष्टि में सही हो, पर बहुमत से उसके विरुद्ध निर्णय हो जाए तो बहुमत के उस निर्णय को वे अपने ही निर्णय की तरह अमल में लाते थे। उसकी सफलता के लिए भरपूर प्रयत्न करते थे। इसके बाद वह सफल हो जाए तो अपनी भूल मान लेते थे। उनके इस स्वभाव ने उन्हें आतंकवादी गुप्त दल में भी प्रजातांत्रिक वातावरण बनाने में अपार सफलता दी थी। सफलता का बाहरी रूप यह था कि दल का हर आदमी अपने को सम्मान महत्वपूर्ण समझते हुए भी उनके प्रति आदरपूर्ण व्यवहार रखता था। वे दूसरों की भावना को दबाकर उस ऊपर उठने में विश्वास नहीं रखते थे। दूसरों में सद्भाव जगाकर प्रभाव जमा लेते थे।
इसीलिए उनका प्रभाव कृत्रिम नहीं, सहज था, हार्दिक था। निश्चयों के प्रति उनमें ऐसी अटलता थी जैसा धार्मिक व दृष्टि के मनुष्यों में धर्म के प्रति होती है। जो निश्चय हो गया उसमें न वे ढील करते थे न ढील सहते थे। कोई ढील करे तो उन्हें गुस्सा आ जाता था, बहुत कुछ कहते सुनते थे। इस स्थिति में भी यह ध्यान रखते थे कि किसी के आत्माभिमान को ठेस न लगे, किसी के हृदय को दुख न पहुँचे। यदि यह महसूस होता कि उनकी बात से किसी को चोट लगी है तो वे हंसी खुशी का वातावरण बनाकर उसे प्रसन्न करने की कोशिश करते थे। इससे काम न चले तो गले में हाथ डालकर माफ़ी मांग लेते थे और यह मानते हुए भी कि मेरी ही बात ठीक थी। उसे खुश करना अपनी जिम्मेदारी समझते थे। इसका परिणाम यह होता कि गुस्से में जिसे वे डांटते थे बाद में वह उनका पहले से ही अधिक आदर करने लगता था। उनके स्वभाव में सच्चाई और सद्भावना का बड़ा सलोना संगम था। यह संगम इतना गहरा था कि जो भी उनसे मिलता उनका हो जाता था, उन्हें प्यार करने लगता था। मोटे तौर पर वे अंग्रेज़ों के दुश्मन थे, पर सैंडर्स वध और असेंबली बम कांड के सिलसिले में फांसी का हुक्म होने के बाद भी बहुत से अंग्रेज स्त्री पुरुष उनकी काल कोठरी में उनसे मिलने आते थे। भगत सिंह उनसे दिल खोल कर मिलते थे, प्यार से बातें करते थे, खूब हंसते थे और उन्हें हंसाते थे। आने वाले अंग्रेज उनसे बातें करते समय भूल जाते थे कि वे अपनी जाति के शत्रु से मिल रहे हैं। उन्हें लगता था वे अपने किसी मित्र से मिल रहे हैं। उनके द्वारा किए गए मजाक इतने शिष्ट और मन को भाने वाले होते थे कि उनसे मिलने वाले हर व्यक्ति की यह इच्छा होती थी कि भगत सिंह उनसे मजाक करे। जेल के जो अफसर उनकी देखभाल करते थे उन्हें जेलों का अंग्रेज इंस्पेक्टर जनरल हुक्म देता था कि वे भगत सिंह को जरा भी लिफ्ट न दें, रियायत न दें। आरंभ में वे उनसे तने तने रहते थे, पर भगत सिंह के स्वभाव की गंभीरता और सरलता उन्हें पहले संपर्क में ही ढीला, सहानुभूतिशील और सहायक बना देती थी। वे खतरा उठाकर भी उन्हें सुविधाएं देते थे, उनका आदर करते थे, उन्हें अपना आदरणीय मित्र मानने लगते थे। लाहौर जेल के बड़े जेलर खान बहादुर मोहम्मद अकबर कहा करते थे कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में भगत सिंह जैसा श्रेष्ठ मनुष्य नहीं देखा। अंग्रेज अफसरों की पत्नियां उन्हें देखने लग आती थी। इसका साफ अर्थ यह है कि अंग्रेज अफसर भी घर जाकर उनकी विशिष्टता स्वीकार करते थे। उनके स्वभाव में शालीनता इतने ऊंचे दर्जे की थी, उनके बात करने का ढंग इतना संतुलित था कि उनसे नाराज़ होकर या उनके बारे में बुरी छाप लेकर कोई जा नहीं सकता था। उदासी के वे दुश्मन थे। उदासी उनके पास फटक नहीं पाती थी। उनके सामने अच्छी या बुरी जैसी भी परिस्थितियां आई, उन्हें अपने अनुकूल बना लिया। वे मजाक की बात पर तो मजाक करते ही थे, पर वैसी ही बात न हो तो वैसा वातावरण तैयार कर देते थे और फिर उसी वातावरण में डूब जाते थे, दूसरों को डुबा देते थे। लाहौर की बात है। भगत सिंह, विजय कुमार सिन्हा और भगवान दास माहौर एक सभा से लौट रहे थे। एक सिनेमा हॉल में अमेरिका के हबशी गुलामों पर होने वाले अत्याचारों पर लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक अंकल टॉमस केबिन की फिल्म चल रही थी। अत्याचारों के संघर्ष पर यह बड़ी मार्मिक पुस्तक है। पोस्टर पर फिल्म के बारे में पढ़कर भगत सिंह बोले, यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। जैसे चारों दिशाएं मुंह फाड़ कर एक साथ बोल उठी, फिल्म तो देखनी चाहिए, पर पैसा कहाँ है। देश के राजनीतिक इतिहास की रोमांचकारी घटना सैंडर्स वध की तैयारी हो रही थी, पर उस घटना के विधाता एक एक पैसे को चुटकी में दबाकर जी रहे थे। दल के नेता चंद्रशेखर आज़ाद सबको खाने के लिए 4 आने रोज देते थे। 2 आने में एक समय का भोजन मिल जाता था। उन दिनों 2 दिन के खाने के 1 रुपये 8 आने भगवान दास माहौर के पास थे और सिनेमा के 3 टिकट बाहर आने में मिल सकते थे।
पर फिर तीनों के एक दिन के भोजन की क्या व्यवस्था होगी? फिर आज़ाद का यह आदेश था कि ये पैसे खाने के अलावा और किसी काम में खर्च न हो। उन्हें क्या जवाब दिया जाएगा? माहौर जी ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, पर भगत सिंह को दुश्मन की हुंकार की ही प्रभावित न करती थी तो दोस्त की इनकार क्या करती। भगत सिंह ने कर्जा पर एक सुंदर प्रवचन दिया, कर्जा पर, और बताया कि एक क्रांतिकारी के लिए गुलामों के मुक्ति संघर्ष की फिल्म देखना क्यों आवश्यक है। भगत सिंह थे तो भगवान दास भी भगवान दास थे। उन्होंने अनुशासन की पताका को और ऊंचा किया और पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। भगत सिंह हार मानने वाले कहाँ थे? उन्होंने कला के प्रवचन को अंधे अनुशासन के विरुद्ध धुआंधार भाषण में बदल दिया। पर भगवान दास माहौर के कान इतने मजबूत निकले कि उन्होंने भगत सिंह का भाषण दिल तक पहुंचने से साफ इनकार कर दिया। सचमुच बहुत मजबूत संदूक में बंद थे पैसे। अब मामला गर्मा गर्म बातों पर पहुंच गया। पर हाय रे दिल, बढ़ रहे थे तीनों उस सिनेमा की तरफ। भगत सिंह अब हाथापाई और चैलेंज के अभिनय पर पहुंच गए थे, पर भगवान दास एक ही मुद्रा में अभिनय का क्लाइमेक्स आ गया। सड़क पर हाथापाई करना ठीक नहीं है, लो, नहीं मानते तो पैसे ले लो, पर यह बात साफ है कि मैं पैसे राजी से नहीं दे रहा हूँ, तुम मुझसे ज़बरदस्ती छीन रहे हो। भगवान दास की अदा पर भगत सिंह निहाल हो गए और हंसकर बोले, ज़बरदस्ती पैसे छीन नहीं रहा हूँ, यह भी समझ लो कि तुम्हें पीट कर चवन्नी वाली 3 टिकट लाने भी भेज रहा हूँ। भगवान दास जी की भलमंद साहत ने क्या कहने, यह भी मान लिया उन्होंने। पर सिनेमा की खिड़की पर जो लंबे चौड़े पंजाबी भाई जूझ रहे थे, उन पर इस भलमंद साहत का कोई असर नहीं पड़ा और वे 12 आने मुट्ठी में दबाए लौट आए। अब भगत सिंह का नंबर था। उन्होंने कोट उतारा, कमीज की आस्तीनें चढ़ाई, 1 रुपये का नोट और 8 अठन्नी मुंह में दबाए धक्का मुक्की की उस भीड़ में घुस पड़े। लौटे तो 3 टिकट उनके हाथ में थे, पर पैसा एक नहीं। बात यह हुई कि चवन्नी के टिकट खत्म हो जाने के कारण वे अठन्नी के टिकट ले आए थे। अब तस्वीर भी उनके सामने थी और 2 दिन का उपवास भी। सिनेमा से बाहर निकले तो पेट के भीतर भूख उभरी, पर उस पर ध्यान देने का अर्थ ही कुछ न था, क्योंकि यह ऐसा यथार्थ सामने था कि भूखे तो कल भी रहना है, पर आज़ाद जी से क्या कहेंगे। भगत सिंह वार्तालाप की कला में पंडित थे। उनकी सजीवता और हंसमुख बातों की ऐसी रसमलाई बना देते थे कि अनायास ही गले उतर जाए। निवास पर पहुंचते ही बिना और कोई बात किए भगत सिंह ने फिल्म की कहानी आज़ाद को सुनानी आरंभ की। गुलामों का संघर्ष और धनपतियों का अत्याचार दोनों ही मार्मिक थे, पर भगत सिंह की शैली ने तो उसमें रोमांच के सितारे ही जड़ दिए। तब संक्षेप में उपसंहार आया। असल में इस कहानी की फिल्म हर एक क्रांतिकारी को देखनी चाहिए, इसलिए हम देखकर आ रहे हैं। आज़ाद मुस्कराए, नाराज़गी का खतरा भी टला और खाने के पैसे भी दोबारा मिल गए। उनकी बातचीत के प्रभावशाली होने का एक और भी कारण था, वे स्वयं भी बहुत अच्छे अभिनेता थे। अनेक नाटकों में उन्होंने सफल भूमिकाएं निभाई थी। उनका प्रसिद्ध पगड़ी वाला चित्र नेशनल कॉलेज लाहौर में ड्रामा क्लब के मेंबरों के ग्रुप फोटो में से लिया गया है। भारत दुर्दशा नाटक में तो उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों को मुग्ध ही कर लिया था। रूखे उतार चढ़ाव और साधारण अंग विन्यास में उनकी नाटकीयता झलकती थी। अब इन सब से गहरा रहस्य था उनकी हार्दिकता। वे जो महसूस करते थे वही कहते थे, इसलिए उनकी बात उनके दिल की गहराइयों से उठती थी और दूसरे के दिल की गहराइयों में उतर जाती थी। आज बस इतना ही।